आत्मनिरीक्षण से बड़ा आत्म सुधार का इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। दरिया चिनाब पर बना विश्व के सबसे ऊंचा रेल पुल इतिहास रचने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रेल यातायात का करेंगे शुरुआत। इस परियोजना से आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन मुश्किल परिस्थितियों में बने रेलवे ट्रैक से होकर गुजरेगी। हरियाणा को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवाओं का किया शुभारंभ। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की करी शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार दौरे पर रहते हुए माता कृष्णा उद्यान का उद्घाटन किया। कहा, सिंधी समाज न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में सेवा और सरोकार के कार्य में सराबोर। विश्वास व्यक्त किया कि वात्सल्यमयी माता कृष्णा देवी जी की स्मृति में निर्मित ये उद्यान हरिद्वार की आध्यात्मिक अनुभूति को देगा नया आयाम। सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का कर रही है प्रयास। अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार। नरेंद्र मोदी के विजन ने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परिदृश्य को बदलने का किया काम। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर राष्ट्र ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय मंत्री और विपक्षी नेताओं ने संसद भवन परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरिया चिनाब पर बना विश्व के सबसे ऊंचा रेल पुल पर भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रेल यातायात को शुरू करेंगे। इस परियोजना से आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन मुश्किल परिस्थितियों में बने रेलवे ट्रैक से होकर गुजरेगी। देश के उत्तरी क्षेत्र में पर्वतराज हिमालय की गोद में बसा कश्मीर प्राचीन काल से प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता, परंपरा, संस्कृति और विरासत का संगम रहा है। ऊंचे पर्वत शिखर, गहरी घाटियां, घने वन क्षेत्र और बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ की सुंदरता को और अधिक निखारते हैं और इसी वजह से ये क्षेत्र दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र है। इस खूबसूरत क्षेत्र की देश के अन्य भागों के साथ रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का बीड़ा उत्तर रेलवे ने उठाया है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो इसके लिए कार्यरत भी है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग की परिकल्पना की गई थी। इसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। लगभग 37,012 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। ये पूरा रेल मार्ग हिमालय के अत्यंत कठिन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसमें बड़ी संख्या में टनल और ब्रिज बनाए जा रहे हैं। 272 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग निर्माण के इस प्रोजेक्ट में से 161 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर उसका लोकार्पण भी किया जा चुका है। कटड़ा से बनिहाल तक के 111 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण कार्य अभी भी जारी है, जो इस प्रोजेक्ट का सर्वाधिक जटिल हिस्सा है। 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों में से होकर गुजरता है। इसमें सबसे बड़ी सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। निर्माण पूरा हो जाने के बाद ये देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे सुरंग होगी। इस मार्ग पर कुल 27 मुख्य सुरंग हैं, जिनकी कुल लंबाई 97.42 किलोमीटर और 8 एस्केप टनल हैं, जिनकी लंबाई 66.4 किलोमीटर होगी। वर्तमान में मुख्य सुरंगों के 97.3 कार्य पूरा किया जा चुका है।
इस मार्ग पर कुल 37 पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। इनमें से 25 बड़े पुल और 11 छोटे पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसमें से विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का काम भी पूरा हो चुका है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। साथ ही भारतीय रेल का पहला केबल स्टैड ब्रिज अंजी ब्रिज भी समापन के करीब है। कटड़ा से बनिहाल के बीच कुल 7 स्टेशन होंगे जिनका काम पूरा हो चुका है। अत्यंत कठिन भौगोलिक क्षेत्र, खराब मौसम, भूस्खलन और हिमपात आदि के बीच इस रेल मार्ग का निर्माण निरंतर जारी है। बनिहाल बारामूला सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। कटड़ा बनिहाल सेक्शन के इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम जैसे इंटीग्रेटेड सब स्टेशंस, पावर सप्लाई व्यवस्था, टनल वेंटिलेशन और लाइटिंग, फायर फाइटिंग व स्काडा इत्यादि तेजी से प्रगति पर है। इस क्रम में रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम का प्रावधान पहली बार भारतीय रेलवे पर किया जा रहा है और कार्य अत्यंत तीव्र गति से प्रगति पर है। कटड़ा बनिहाल सेक्शन में सिग्नलिंग और दूरसंचार का काम भी द्रुत गति से प्रगति पर है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी नेशनल प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड राशि 5,310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कटड़ा बनिहाल सेक्शन का निर्माण कार्य अब तीव्र गति से समापन की ओर अग्रसर है। इसके निर्माण से कश्मीर घाटी का शेष भारत के साथ सीधा रेल संपर्क होगा, जो घाटी में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा और एक नए और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखेगा। हवाई यात्रा को सभी के लिए सुरक्षित, किफायती और सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा का दिल हिसार, जहां इतिहास की गूंज हवाओं में तैरती है और भविष्य की उड़ान तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गति शक्ति योजना के तहत हिसार अब हवाई नक्शे पर नई ऊंचाइयां छुएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को अपने शुभ कर कमलों से रवाना किया और टर्मिनल 2 के निर्माण की आधारशिला भी रखी, जिस पर लगभग 486 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा सरकार के सहयोग से बना ये एयरपोर्ट न केवल क्षेत्रीय विकास और रोजगार का द्वार खोलेगा, बल्कि देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। 7200 एकड़ में फैले इस इंटीग्रेटेड एविएशन हब में 4200 एकड़ पर एयरपोर्ट और 3000 एकड़ पर एविएशन हब विकसित हो रहा है। 3000 मीटर लंबा रनवे हर मौसम और हर समय उड़ानों के लिए तैयार है। ATR 72 से लेकर एयरबस 320 तक की उड़ानों के संचालन के लिए भी सक्षम। हरियाणा का ये एयरपोर्ट हर साल 21 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। शुरुआती उड़ानों में अयोध्या, जम्मू, जयपुर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ को जोड़ा जा रहा है। व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए हिसार हवाई अड्डा, जहां सपनों की डोर अब सीधे जुड़ती है आसमान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा के यमुनानगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। देश के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली देश की उन्नति का आधार है और औद्योगिक विकास, MSME सेक्टर की तरक्की और विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्माण के लिए देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तीसरी इकाई की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे यमुनानगर को विशेष रूप से लाभ होगा, जहां प्लाईवुड, एल्यूमिनियम, कॉपर और पीतल के बर्तनों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है ताकि देश में बिजली की कोई कमी ना रहे और राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए कोयला आधारित पावर प्लांट, सौर ऊर्जा और न्यूक्लियर सेक्टर के विस्तार पर लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यमुनानगर को भारत के औद्योगिक नक्शे का एक अहम हिस्सा बताया।
और कहा कि ये क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार देख रहा है और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इसे ट्रिपल सरकार की संज्ञा दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारी सरकार तेज गति और बड़े पैमाने पर काम कर रही है। शुरू हुई विकास परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और A to Z पूरी ABCD और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका A to Z पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया।
साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के दो मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कश्मीर कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुना नगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार के सर्वानंद घाट पहुंचकर गंगा पूजन किया। उन्होंने सर्वानंद घाट से माता कृष्णा उद्यान तक शोभा यात्रा में भाग लिया और नवनिर्मित माता कृष्णा उद्यान का विधिवत शुभारंभ किया। हरिद्वार में माता कृष्णा उद्यान के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में विभिन्न विकास के काम चल रहे हैं। मानवता की सेवा और सद्गुणों के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले स्वामी टेऊराम जी महाराज से प्रेरणा पाकर आज सिंधी समाज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सेवा और सरोकार के काम कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वात्सल्यमयी माता कृष्णा देवी जी की स्मृति में निर्मित ये उद्यान हरिद्वार की आध्यात्मिक अनुभूति को एक नया आयाम देगा। कृष्णा का वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनके सानिध्य के अंदर टेऊराम जी महाराज ने देश और दुनिया में मानवता का संदेश दिया। मानव सेवा पुण्य सेवा, और मानव सेवा के इस पुण्य काम को सभी संतों ने आगे बढ़ाया। सिंधी समाज देश का वो पुरुषार्थ समाज है। जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, आजादी के बाद उस त्रासदी को उन्होंने देखा, सहन किया, अत्याचार को सहन किए, धर्म को, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ, लेकिन सिंधी समाज डटा रहा, न धर्म छोड़ा न आध्यात्मिक संस्कृति छोड़ी। सारा सब कुछ छोड़कर अपना व्यापार, उद्योग, धंधा, मकान सब जमीन छोड़कर हिंदुस्तान की सरजमी पर आए। लेकिन एक ऐसा समाज है जिसने पुरुषार्थ से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से इस धरती पर व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम किया। सिंधी समाज एक ऐसा पुरुषार्थ समाज है जिसने कभी भीख मांगकर अन्न नहीं खाया, लेकिन हर भूखे को भोजन करने का काम सिंधी समाज ने किया। और आज भी अन्न भंडार के रूप में आप देश में किसी भी कोने में चले जाओ, अन्न भंडार के रूप में सिंधी समाज ने हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का काम किया। गरीब व्यक्ति की चिकित्सा, अन्न, महिलाओं, बच्चों की शिक्षा, उनको पुरुषार्थ से काम करने में सहयोग, ये सिंधी समाज की संस्कृति और संस्कार रहे। और ये संस्कृति संस्कार कहां से आए? माता कृष्णा जी के वात्सल्य से आए, उनके प्रेम से आए, उनके सानिध्य से।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ झलकियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के संविधान के शिल्पकार, देश के प्रथम विधि मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। भारत के संविधान के शिल्पकार, देश के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। राष्ट्र और समाज के निर्माण में बाबा साहब ने अमूल्य भूमिका निभाई। असमानता और भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई ने वंचितों और शोषितों को ताकत दी। उनके प्रयासों ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। कठिनाइयों से भरे जीवन में शिक्षा को अपना शस्त्र बनाकर उन्होंने वह ऊंचाइयां छुई जो कभी अकल्पनीय थी। संविधान के माध्यम से उन्होंने देश को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का मजबूत आधार दिया। इस वर्ष जब हम संविधान अंगीकरण के 75 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, बाबा साहब और अधिक स्मरणीय हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सभी को समय पर न्याय दिलाने और न्याय से संतुष्ट होने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में फॉरेंसिक विज्ञान बहुत उपयोगी है। गृह मंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और सक्षम भारत का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान के बिना समय पर न्याय और अधिक से अधिक मामलों में सजा दिलाना संभव नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज के जमाने में न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और दोष सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है, तो फॉरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। अब क्राइम बॉर्डरलेस हुआ है। वो राज्य की, शहर की, देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघने का प्रयास कर रहा है। उसी समय
फॉरेंसिक साइंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में 3 जो नए कानून लेकर आए हैं वो भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस कानून के अंदर अभी की सभी टेक्नोलॉजी को लीगल आधार देने का काम किया है और सिर्फ अभी की टेक्नोलॉजी को नहीं, आने वाले कम से कम 100 साल तक की टेक्नोलॉजी को समाहित करने का भी हमने इसमें प्रयास किया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ सुप्रभात में अभी इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।